नारद संचार आर्थिक समाचार के सभी दर्शकों को नमस्कार और नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अंक में हम नए साल में देश दुनिया के आर्थिक हालात और संभावनाओं पर प्रकाश डालेंगे। इसके साथ ही दिसंबर महीने में जीएसटी के आंकड़ों के बारे में और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने के बारे में बात करेंगे। दर्शकों, नया कैलेंडर वर्ष 2023 शुरू हो चुका है। नए साल में आर्थिक हालत अच्छे रहें, ये हम सभी कामना करते हैं और चाहते भी हैं। लेकिन पिछले साल के अंत में हम दुनिया की अर्थव्यवस्था को, दुनिया के जो आर्थिक हालात है उसको जिस मोड़ पर छोड़ के आए हैं, उसको देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि नया साल आर्थिक मोर्चे पर कितना बेहतर रहेगा। यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई जारी है। ये लड़ाई कब समाप्त होगी कहना मुश्किल है। हालांकि दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। भारत सरकार भी ये कह चुकी है कि ये लड़ाई का दौर नहीं है, उनको बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए। और ये उम्मीद की जा रही है कि भारत इस साल जब G20 समूह का अध्यक्षता भारत के हाथ में है, तो ये संभावना कहीं ना कहीं बड़ी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में अपने प्रयास तेज कर सकते हैं। फिलहाल आर्थिक मोर्चे पर पूरी दुनिया में अनिश्चितता का दौर है। अमेरिका और यूरोप सहित तमाम देश आर्थिक मंदी की आशंका से जूझ रहे हैं। चीन, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, कोरोना महामारी के नए स्वरूप से जूझ रहा है। क्या दुनिया नए साल में यूक्रेन में शांति देख सकेगी या लड़ाई और बढ़ जाएगी? महंगाई नीचे आएगी या महंगाई और ऊपर बढ़ेगी? ब्याज दरों का क्या होगा? दुनिया के जो प्रमुख बैंक है, क्या वो ब्याज दरों पर अंकुश लगाएंगे? ये तमाम बातें हैं जिनसे आर्थिक जगत के लोग इस समय उनके मन में ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन तमाम बातों से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था अछूती रह पाएगी, ये सब देखने की बात है। लेकिन फिलहाल जिस मुकाम पर इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था खड़ी है, वहाँ ये देखा जा रहा है कि देश के अंदर आर्थिक गतिविधियाँ बेहतर बनी हुई हैं। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 22-23 के दौरान महंगाई का जो औसत आंकड़ा है पूरे साल, यानी पिछले साल अप्रैल से लेकर अब जो मार्च में ये साल खत्म हो रहा है, तो औसत आंकड़ा 6.7% रहने का अनुमान अपनी मौद्रिक समीक्षा में लगाया है। और ये आंकड़ा जो रिजर्व बैंक का संतोषजनक स्तर का ऊपरी स्तर है, संतोषजनक स्तर तो 4% है, लेकिन ऊपरी 6% को माना है, तो उससे भी ऊपर 6.7% है। तो इसका मतलब महंगाई तो ऊपर रहने की रिजर्व बैंक को पहले से ही आशंका है। वहीं रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का जो वृद्धि का अनुमान है, उसको भी पहले की तिमाही में 7.2% रखा था, और अभी दिसंबर में जो मौद्रिक समीक्षा हुई है उसमें घटाकर 6.8% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर जो देश दुनिया के हालात हैं, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ना है, उसको रिजर्व बैंक भी देख रहा है। घरेलू मोर्चे की अगर फिलहाल हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में रबी मौसम की बुआई बढ़ी है। उत्तर पूर्वी मानसून की प्रगति भी ठीक ठाक रही है। देश के जल भंडारों में जो उनका स्तर है वो औसत से ऊपर बना हुआ है। उद्योग सेवा क्षेत्र में गतिविधियां ठीक ठाक हैं और शहरी क्षेत्रों में मांग बढ़ रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में मांग में सुधार आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन जहाँ तक विदेश व्यापार और विदेशी निवेश की बात है, वहाँ उस मोर्चे पर अनिश्चितता फिलहाल देखी जा रही है। आने वाले महीनों में निर्यात की स्थिति क्या होगी, सेवा क्षेत्र का निर्यात, हमारे निर्यात में कितना हमारा सहयोग और बेहतरी उसकी कर सकेगा, ये सब जो है देखने की बात है। क्योंकि विदेशों में जो वहाँ के केंद्रीय बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ रही हैं, वहाँ महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ा रहे हैं, और ब्याज दर बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं वहाँ मांग पर असर पड़ रहा है। और वहाँ अगर मांग कम हो रही तो भारत का जो निर्यात उन देशों में होता है उस पर असर पड़ सकता है। और अगर हम दिसंबर महीने में जो घरेलू मोर्चे की हम बात करें, दिसंबर महीने में जीएसटी के आंकड़ों की अगर हम बात करें, तो दिसंबर 2022 में
जीएसटी से 1,49,507 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। जीएसटी मतलब देश में जो भी खरीद फरोख्त होती है, बाजार में आप सामान लेने जाते हैं और कंपनियों के बीच माल की खरीद फरोख्त होती है, आप कार लेते हैं, स्कूटर लेते हैं, टीवी लेते हैं, पूंजीगत सामान लेते हैं, कपड़े लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो जो जीएसटी उसमें कटता है, तो वो जीएसटी की प्राप्ति लगातार जो है ऊपर 1,40,000 से ऊपर बनी हुई है। ये लगातार 10वां महीना है, दिसंबर जो है इस साल का लगातार 10वां महीना है जब जीएसटी से मिलने वाली राशि 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक रही है। यानी इससे पता चलता है कि देश के भीतर आर्थिक गतिविधियां, मांग जो है ठीक ठाक बनी हुई है। पिछले वित्त वर्ष 21-22, ये 22-23 चल रहा है, और इससे पिछले साल 21-22 की अगर बात करें तब कोरोना महामारी का असर अप्रैल मई जून में देखा गया था। तो उसके चलते मार्च 2022 जो पिछला वित्त वर्ष में आखिरी महीना, उसको छोड़कर किसी भी महीने में, यानी अप्रैल 2021 से और फरवरी 2022 तक किसी भी महीने में जीएसटी 1,40,000 के आंकड़े को नहीं छू पाया था, यानी इससे कम रहा था। और इस साल 10 महीने हो गए 1,40,000 करोड़ या उससे ऊपर बना हुआ है। और उससे भी पिछले साल यानी 2020-21 की बात करें तो जीएसटी प्राप्ति और भी कम रही थी, क्योंकि तब काफ़ी लॉकडाउन भी रहा था। अप्रैल 2022 में ये जो है सर्वाधिक 1,67,540 करोड़ रुपए रहा था जीएसटी, अगर चालू वित्त वर्ष अप्रैल में सबसे ज़्यादा रहा था, और अब दिसंबर में 1,49,507 करोड़ रुपए। कुछ राज्यों की अगर हम बात करें तो बिहार में दिसंबर के महीने में, एक महीने की बात कर रहे हैं, दिसंबर 2022 में जीएसटी प्राप्ति एक साल पहले दिसंबर के मुकाबले 36% बढ़कर 1,309 करोड़ रुपए, दिल्ली में 17% बढ़कर 4,401 करोड़ रुपए, राजस्थान में 24% बढ़कर 3,789 करोड़ रुपए, और पश्चिम बंगाल में 24% बढ़कर 4,583 करोड़ रुपए रही। यानी दिल्ली, अगर हम आकार के हिसाब से देखें तो दिल्ली बहुत छोटा राज्य है, और दिल्ली का जो जीएसटी है एक महीने का वो 4,000 करोड़ रुपए के, दिल्ली की जीएसटी 17% बढ़कर 4,401 करोड़ रुपए दिसंबर के महीने में ये रही है। उड़ीसा में दिसंबर में जीएसटी की प्राप्ति 6%, एक साल पहले के मुकाबले 6% घटकर 3,854 करोड़ रुपए रही। गोवा, दमन और दीव में जीएसटी प्राप्ति जो है घटी है। छत्तीसगढ़ में इसमें मामूली जो है वृद्धि देखी गई है। अब हम बात करते हैं मोटे अनाज के साल को। देखो, मोटा अनाज अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको काफ़ी पिछले कुछ सालों में काफ़ी नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज को मोटा अनाज का वर्ष मनाया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो जो आपके उत्तराखंड में होता है, और कुटकी, सामक, इन तमाम चीज़ों को मोटे अनाज के का माना गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा, और दुनिया भर में मोटे अनाज के इस्तेमाल को, मोटे अनाज के पोषक तत्व को, मोटे अनाज को के खाने पीने में उसका इस्तेमाल बढ़ाने को जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। भारत सरकार ने 2018 से ही देश में मोटे अनाज के उत्पादन, उसके प्रचलन और पोषक अनाज के तौर पर बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। अब जबकि संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के तौर पर मिल गई है, तो इसका प्रचार प्रसार और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। दुनिया में मोटे अनाज के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। दुनिया में भर में जितना मोटा अनाज होता है उसका 40% से ज़्यादा भारत में होता है। भारत मोटे अनाज के निर्यात के मामले में अमेरिका, चीन, रूस, यूक्रेन के साथ जो है उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है मोटे अनाज के मामले में, देखिए आप। और देश में मुख्य तौर पर हम जो है संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, सऊदी अरब और कुछ अफ्रीकी देशों को इसका निर्यात करते हैं। तो भारत सरकार ने 2023 में जो है मोटे अनाज को लेकर कई कार्यक्रम जो है तैयार किए हैं। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्रालय को जनवरी के महीने में इसका जिम्मा दिया गया कि जनवरी के महीने में जो भी कार्यक्रम होंगे ये खेल मंत्रालय करेगा। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मोटे अनाज की प्रदर्शनी और मेले लगाएगा। और FSSAI जो फूड
सुरक्षा वगैरह की जो बात करते हो, पंजाब, केरल और तमिलनाडु में इस तरह के मोटे अनाज को लेके कि ये बहुत अच्छे पोषक ये खाद्य पदार्थ है, इसके मेले आयोजित करेगा। और दुनिया के अलग अलग देशों में जो भारतीय दूतावास हैं, जो वहाँ पर भारत के दूतावास हैं, उनसे भी कहा गया है कि भारतीय मोटे अनाज के संवर्धन के लिए वो वहाँ स्थानीय स्तर पर जो वहाँ के उद्योग मंडल हैं, वहाँ के आयातक हैं, वहाँ के रेस्तरां हैं, उनके साथ उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठ के करें, सेमिनार करें और मोटे अनाज की खूबियों के बारे में बताएं। और भारत इस साल G20 समूह का अध्यक्ष है, तो इस दौरान G20 की जो भी बैठकें होंगी उनमें कहा गया है कि मोटे अनाज के से जो व्यंजन जो बनते हैं उनको व्यंजनों को परोसा जाएगा। और हाल में कृषि मंत्रालय की ओर से संसद भवन में भी इस तरह का एक आयोजन किया गया जिसमें मोटे अनाज से तैयार व्यंजनों को परोसा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने मोटे अनाज से तैयार भोजन का लुत्फ इस दौरान उठाया। अब बात करते हैं लघु बचत योजनाओं की। लघु बचत योजनाएं जैसे राष्ट्रीय विकास पत्र है और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है, लोक भविष्य निधि है, सुकन्या समृद्धि योजना है। इन तमाम योजनाओं पर जो सरकार जो है हर 3 महीने में ब्याज दर में संशोधन करती है, हर 3 महीने में इनकी ब्याज दरों में बदलाव करती है। तो अब जो चालू वित्तीय वर्ष की जो चौथी तिमाही 1 जनवरी से जो शुरू हुई है उसके लिए नई ब्याज दरें जो सरकार ने घोषित की है, उसके मुताबिक 1 जनवरी से शुरू होने वाली चालू वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बचत जमा पर ब्याज दर को 4% पर, जो बचत जमा सीधे बचत योजना जो होती है उस पर 4% ब्याज दर को बरकरार रखा गया है। जबकि 1 साल की टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर को, जो कि पहले पिछली तिमाही में जो दिसंबर में समाप्त हुई है 5.5% थी, उसको बढ़ा के 6.6%, 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर 5.7 से बढ़ाकर 6.8%, 3 साल की जमा पर 5.8 से बढ़ाकर 6.9% और 5 साल की टाइम डिपॉजिट पर 6.7 से बढ़ाकर 7% की ब्याज दर तय की गई है। ब्याज दर कट बढ़ा दी गई है मतलब। इसी प्रकार 5 साल की जो रिकरिंग डिपॉजिट अनुवर्ती जमा योजना जिसे कहते हैं, उसमें 5.8% की ब्याज दर को उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दर को 7.6 से बढ़ाकर 8% कर दिया गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। और मंथली इनकम अकाउंट स्कीम पर 6.7% से बढ़ाकर 7.1%। राष्ट्रीय बचत पत्र, जिसको आमतौर पर काफ़ी इसकी मांग होती है, राष्ट्रीय बचत पत्र पर 6.8% से बढ़ाकर 7% किया गया है। ये 5 साल के लिए मिलते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र। पीपीएफ लोक भविष्य निधि जिसे कहा गया है, उस पर 7.1% की ब्याज दर को यथावत रखा गया है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम पर भी ब्याज दर को 7.6% पर ज्यों का त्यों रखा गया है। किसान विकास पत्र की अगर बात करें तो 123 महीने में परिपक्व होने वाले किसान विकास पत्र पर जहां पहले 7% की ब्याज दर थी, उसको अब 120 महीने में परिपक्व होने वाले, मैच्योर होने वाले 120 महीने यानी 10 साल का हो गया। तो 10 साल में परिपक्व होने वाले किसान विकास पत्र पर अब 7.2% की ब्याज दर देय होगी। और चलते चलते हम दूध के दाम की भी बात करना चाहेंगे। वर्ष 2022 में दूध के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। दूध का दाम 2022 में दूध का दाम मतलब एक दूध की जो खास किस्म है उसके दाम 9 रुपये प्रति लीटर तक महंगे हुए हैं। अगर हम मदर डेयरी के दूध की बात करें तो 2022 में 5 बार मदर डेयरी ने अपने दूध के दाम बढ़ाए। वहीं अमूल जो एक दूसरा बड़ा ब्रांड है उसने 4 बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। और इससे दूध का महंगा होने से जो है काफ़ी जो इसकी दूसरी उत्पाद इसके बनते हैं, दूध, दही, मक्खन, क्रीम आदि, उस पर भी दबाव बढ़ा, उनके दाम भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बढ़े हैं। मदर डेयरी ने वर्ष के दौरान जो उसका फुल क्रीम दूध है उसके दाम में 9 रुपये की, पूरे साल की बात करें 2022 में 9 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। जबकि अमूल ने जो उसका प्रीमियम दूध है अमूल गोल्ड, उसकी कीमतों में 4 बार वृद्धि की है, 4 बार। मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध को 9 रुपये बढ़ाया और इसने 4 बार वृद्धि करके उसका दाम हो गया 65 रुपये, जबकि मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध का दाम है 66 रुपये प्रति लीटर। और जानकार कहते हैं कि कहीं ना कहीं
जो पशु चारा आहार है और दूसरी तरह की जो पशुओं की चारे में काम आती थी चीज़ें, उनके दाम बढ़े हैं, क्योंकि किसान की तरफ से या व्यापारियों की तरफ से जो भी माल आ रहा है उसके दाम बढ़ने की वजह से दूध के दाम बढ़ाने का दबाव बढ़ा है। फिलहाल हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।